हेलो एवरीवन। कैसे हो तुम लोग? रात में क्लास नहीं ले पाई थी बेटा कल मैं, तो मैंने सोचा आज ले लूं क्योंकि आज से ऑफिस की छुट्टी हो गई है होली के लिए। तो शुरू करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। और हम लोग बीच बीच में अपनी वोकैबुलरी का पोर्शन जारी रखेंगे। तो सिनोनिम का पोर्शन अब फिर से जारी रखेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम लोग पहले कंडीशनल सेंटेंस कर ले। बेटा कंडीशनल सेंटेंस अगर हम अपने वॉल्यूम 1 के बैच के अनुसार चलेंगे तो अगर आप देखोगे इसमें तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा बहुत कम चीजों में ही। कंडीशनल सेंटेंसेस है क्या? पहले मुझे बताओ कंडीशन का मतलब क्या है। जानते हो कंडीशन का मतलब? बेटा कंडीशन का एक मतलब होता है हालात और दूसरा मतलब होता है शर्त। लिखा रहता है ना कुछ ऑफर्स में नीचे, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस। तो कंडीशन का मतलब हो गया शर्त और कंडीशनल सेंटेंस हो गए शर्त वाले वाक्य। अब कैसा शर्त है? सबसे पहला शर्त, आप पास करोगे वह शर्ते आप मेहनत करो तो, है ना। मैं आपसे मिलूंगी अगर मैं दिल्ली आई तो। देखो शर्त है अगर, वह शर्ते, यहां पे शर्त है, कंडीशन है। कंडीशनल सेंटेंस क्या है? जब एक कार्य का होना दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करे तब वाक्य कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। मैंने क्या कहा? मैं मिलूंगी आपसे अगर मैं दिल्ली आई तो, यानी मेरा मिलना मेरे दिल्ली आने पर निर्भर करता है। उसी तरह से आपका सफल होना आपकी मेहनत करने पर निर्भर करता है। यही कंडीशनल सेंटेंस है। देखो आप सफल होगे बशर्ते, यहां पे मैंने साफ साफ आपको कंडीशन दे दिया है, आपको दे दिया है बशर्ते आप मेहनत करें तो। यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। ऊपर दिए गए वाक्य में सफल होना कड़ी मेहनत करने पर निर्भर करता है ना। अगर आप मेहनत करोगे तभी तो सफल होगे। ठीक है, देखो कड़ी मेहनत करने पर निर्भर करता है। कंडीशनल सेंटेंस में नीचे दिए गए कुछ शर्त पूर्वक शब्द अवश्य दिखते हैं। अभी कौन सा शर्त पूर्वक शब्द है जो आपको अवश्य दिखेगा? पहले खुद सोचो ध्यान से। वह शर्तें प्रोवाइडेड, इफ आई कम टू दिल्ली, इफ, अनलेस, अनटिल, है ना। ये सारे वर्ड्स जो है ना ये कंडीशनल सेंटेंसेस है। देखो अगर तो वाला केस, बेटा कई लोग कहते हैं अगर इफ आई कम तो देन आई विल मीट यू। बेटा इफ के साथ देन कंडीशनल सेंटेंस में नहीं आता, है ना। इफ के साथ देन है ही नहीं, होता ही नहीं है। वैसे ही व्हेन आई कम देन आई मीट यू गलत होता है, व्हेन का जोड़ा देन होता ही नहीं है। ठीक है, जैसे ही वैसे ही, as soon as या no sooner than, यानी as soon as के साथ जोड़ा कॉमा होता है, नहीं तो no sooner than होता है। ठीक है, ये बीच में यहां पे आपका हाइफन निकल, एक ओब्लिक लगा लो आप। ठीक है, कंपल्सरी की क्लास, बेटा कंपल्सरी की क्लास आज मॉर्निंग में नहीं है, इवनिंग में ही है। वो तो कल रात में मैं इसकी क्लास नहीं ले पाई इसलिए अभी ले रही हूं। जब तक तब तक, अनलेस कॉमा या फिर अनटिल कॉमा, मतलब जोड़ा देख लो बेटा। मैंने वो क्या कहा कि आपको कंडीशनल सेंटेंस में अनलेस, अनटिल, इफ, प्रोवाइडेड, व्हेन, साथ में कॉमा कॉमा का भी ध्यान रखना। जैसे ही वैसे ही के लिए एज सुन एज कॉमा, नो सूनर का जोड़ा दान होता है। ये सारा आपको दिया रहेगा, है ना। और ये भी कंडीशनल सेंटेंस का एक भाग है जो बताता है कि भाई कंडीशनल सेंटेंस में आपको ये शब्द दिखेंगे तब ना आप बोलोगे हाँ ये कंडीशन है। आप देखो जरा ध्यान से, कंडीशनल सेंटेंस के दो भाग होते हैं। एक तो इफ क्लॉज है, जैसे मैंने कहा इफ आई कम, तो इफ वाला भाग है। बेटा इसको हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है,
और एक है इफ आई कम तो क्या करोगे आके, आई विल मीट यू। ओके, ये मेन मुद्दा है, ये मेन मुद्दा है कि भाई मेरा मिलना है ना, मेरा उसको मिलना है, ये मेन मुद्दा है। इसीलिए उस भाग को मेन क्लॉज कहते हैं, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो है प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, आप इसको अपने बुक में उतार लो। क्लियर? ये है आपका कंडीशनल सेंटेंस। देखो बेटा, ये हमारा फुल कोर्स आया है, पता ही होगा आपको, 10 तारीख को आया है, और इसका डेमो शाम को 5:30 बजे आज भी है। तो फिर वही हो जाता है, 5:30 बजे भी क्लास, 9 बजे भी क्लास से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती हूँ मैं। तो आज मैंने मॉर्निंग में ही लेके खत्म कर लिया। अब शाम को 5:30 का जो क्लास होगा बेटा, वो आपका स्पेशल बैच का क्लास होगा। ये आपका वॉल्यूम 1 है। कंडीशनल सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। जब जो हम कहते हैं इफ क्लॉज अगर प्रेजेंट टेंस में है तो, अब देखो चला, इफ क्लॉज प्रेजेंट टेंस में होगा तब क्या होगा, अगर इफ क्लॉज पास्ट में है तो, ठीक है। और तीसरा, इफ क्लॉज अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो क्या होगा, और लास्ट वाला कुछ और भी अन्य कंडीशनल सेंटेंसेस है। ठीक है, अब जरा देखो, इफ क्लॉज अगर प्रेजेंट टेंस में होगा तो वो किस तरह का होगा, ध्यान से देखना, याद रखना। अगर इफ क्लॉज प्रेजेंट टेंस में होगा, इफ क्लॉज प्रेजेंट टेंस में होगा तो उसको हम लोग टाइप 1 कहते हैं। ठीक है, याद रखना, इफ क्लॉज अगर प्रेजेंट टेंस में है तो उसको हम टाइप 1 में कहते हैं। अगर इफ क्लॉज पास्ट में है, ये बेटा टीचर्स के एग्जाम में आता है, कौन से टाइप का है, टाइप 2 कहते हैं। अगर इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो इसको हम टाइप 3 कहते हैं। लेकिन एक और याद रखना कि जब आपके सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ वाले हैं, जैसे इफ यू हीट वाटर इट बिकम्स स्टीम, यानी सेंटेंसेस ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसमें सार्वभौमिक सत्य वाली वाक्य होते हैं, इनको हम टाइप 0 में रखते हैं। इसीलिए ये आपके एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये टीचर्स एग्जाम में कई बार टाइप पूछ लेता है। ठीक है, कई बार आपका टाइप पूछ लेता है। तो अब ये ए बी सी और ई, ये एक तो आप देख लो किस टाइप की कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो पहले फटाफट इसका। बेटा वॉल्यूम 1 तो आपके पास होना ही चाहिए। अब आओ देखो, अगर इफ क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है तो स्ट्रक्चर क्या होता है। जो जनरल स्ट्रक्चर है वो इफ प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा और सेकेंड पोर्शन फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और मेन क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। बेटा ये आपका फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंसेस। अगर मैं कहूं, अगर मैं आऊंगी तो आपसे मिलूंगी, अब बेटा आना और मिलना दोनों फ्यूचर है। याद रखना, हमारे पास दो फ्यूचर टेंस नहीं है। हमारे पास एक पास्ट टेंस है, पास्ट के भी पास्ट हुआ तो पास्ट परफेक्ट हो गया, लेकिन फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं है कि फ्यूचर है, फ्यूचर का भी फ्यूचर हुआ, ऐसा कुछ नहीं। फिर मैं क्या करूं, मेरा तो दोनों फ्यूचर एक्शन है, मेरे पास डबल फ्यूचर है नहीं। ओके, पहले क्या हुआ, पहले क्या होगा, पहले मैं आऊंगी उसके बाद मिलूंगी। जो पहले होगा आप उसको विल नहीं लगाओगे,
और जो बाद में होगा वो आराम से विल लगेगा। इसलिए देखो मैंने यहां पर दिखा दिया, ये गलत हो जाएगा अगर आप करोगे तो, क्योंकि आप ट्रांसलेशन करके सोचते हो ना, इफ आई विल कम, अच्छा मैं आऊंगी, मिलूंगी, आई विल मीट यू, ये गलत हो जाएगा। फर्स्ट एक्शन जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। देखो ये आपका फर्स्ट एक्शन है, ठीक है, फर्स्ट एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, और जो सेकेंड एक्शन होगा ये होगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। देखो, और इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। आपको पता है इसका रीजन क्या है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आने का? वो इसीलिए क्योंकि आपकी आदत होती है, आपकी आदत होती है ट्रांसलेशन करने की। अगर मैं आऊंगी, अच्छा इफ आई विल कम, नहीं भाई, दो दो फ्यूचर आपके पास है ही नहीं, इसलिए इफ वाले भाग में विल बिल्कुल नहीं आएगा। इफ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। देखो कोई प्रॉब्लम बताओ? देखो बेटा, ये बुक बेसिक इंग्लिश, जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आता है उनके लिए बेस्ट किताब है। और जितने भी आप लोग स्कूल के स्टूडेंट्स बैठे हुए हो ना वहां पे, वो ये किताब जरूर लेना, अगर आपको हिंदी समझ में आती है तो, क्योंकि ये हिंदी को मीडियम बना के इंग्लिश सिखाया गया है इसमें, ठीक है। ये बहुत अच्छी किताब है। इसके पीछे एक पूरा 100 पेजेस, अराउंड 100 पेजेस का एक स्पोकन डिक्शनरी भी है, जो आपको वही वर्ड सिखाएगा जो आपको स्पोकन में जरूरी है। तो ये छोटे मोटे एग्जाम्स तक क्लियर कर देगा, इतना अच्छा इसमें ग्रामर का पोर्शन भी है। लेकिन एसएससी वगैरह के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो बोलना चाहते हैं। चलो देखो, अगर दो कार्य भविष्य में, एक भविष्य में, ध्यान से देखो, एक के बाद एक हो, अच्छा एक के बाद हो, जैसे आई विल कम टुमारो एंड आई विल टीच यू। कहोगे मैम इसमें तो कंडीशन है ही नहीं, सेंटेंस तो सही है, मैं कल आऊंगी और आपको पढ़ाऊंगी, ये तो कंडीशन है ही नहीं। याद रखना, दो कार्य एक के बाद तो एक हुआ ही यहां पे, आई विल कम एंड आई विल टीच, लेकिन एक और पॉइंट है, और दूसरे कार्य का होना पहले कार्य के होने पर निर्भर करे। इसका मतलब है ये दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अगर मैं आऊंगी तो आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है ना? क्लियर? समझ में आया? इसका मतलब है कि दो फ्यूचर के वाक्य हैं, तो पहले पर दूसरे का होना ये निर्भर करता है। अगर पहले पर निर्भर करता है दूसरे का होना, तो पहला कार्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। एग्जाम्पल्स देखो कुछ। यस देवरूपा, तुम भी आ गई आज फिर। स्पेशल बैच का सिलेबस क्या है? आकाशी बेटा, स्पेशल बैच आपके वॉल्यूम 1 से 3 गुना है, बस इतना जान लो, ठीक है। आपके वॉल्यूम 1 में 500 के लगभग पेज में ग्रामर, वोकैबुलरी सब है और उसमें 512 पेज में सिर्फ और सिर्फ ग्रामर, ठीक है। शी विल कम टू मीट यू एज सून एज यू विल, ना गलत हो गया, जिस भाग में शर्त होगा उसमें विल नहीं आएगा और दो विल तो एक वाक्य में, या एक वाक्य में एक शाल एक विल, वो हो ही नहीं सकता है। शी विल कम टू मीट यू
as soon as you reach, अब सही हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। द गवर्नमेंट विल बिकम स्ट्रिक्ट, गवर्नमेंट सख्त हो जाएगी। करप्शन विल श्योरली फिनिश, गलत हो गया क्योंकि दो विल दिख रहा है। पहले क्या होगा, पहले गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट होगी, फिर करप्शन खत्म होगा। अब आओ, इफ द गवर्नमेंट बिकम्स, वेरी गुड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर के साथ वर्ब का एस फॉर्म लगता है। करप्शन विल श्योरली फिनिश, देखो क्लियर। नेक्स्ट आओ, आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही विल मेंड हिज वेज, गलत हो गया, दो विल एक साथ नहीं होगा। पहले क्या होगा, पहले वो अपनी चाल सुधारेगा तब मैं उसकी हेल्प करूंगी। चाल सुधारेगा तो विल मेंड नहीं, मेंड्स हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अनलेस वाले भाग में विल नहीं आएगा, देखो, अनलेस ही टेक्स केयर ऑफ हिज हेल्थ ही विल नॉट रिकवर। अनलेस वाले भाग में विल नहीं आएगा, जब तक वो अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखेगा वो ठीक नहीं होगा। और देखो बेटा, जहां पर एक्शन इंपॉर्टेंट है वहां पे अनलेस लगाना, जहां टाइम इंपॉर्टेंट है वहां पे अनटिल लगता है। देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन विल अराइव, खाली आप उस वर्ड पे ध्यान दो, व्हेन, अनलेस, प्रोवाइडेड, उसके बाद वाले भाग का देखो विल हटा रही हूं मैं। यानी जिस भाग में आपको शर्त दिखेगा ना, जिसको आप इफ क्लॉज कहोगे, जिसको आप सबऑर्डिनेट क्लॉज कहोगे, उसमें से विल हटा देना और वहीं पर आपका एग्जाम आएगा। एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा। दीपिका, जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स बेटा, उन सब के लिए ये बुक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप वॉल्यूम 1 से, तो आपको एग्जाम की तैयारी की शुरुआत वॉल्यूम 1 से ही करनी चाहिए। और जिनका अप्रैल वगैरह में एग्जाम है उनको ध्यान रखना है कि वो टारगेट 250 लेना, क्योंकि मेरा जो बैच शुरू होता है ना स्पेशल वाला, वो खत्म होने में 6 से 7 महीने लगते हैं मिनिमम, ठीक है। और जिनकी इंग्लिश बहुत कमजोर है, एकदम ही अभी स्टार्टिंग भी नहीं किए हो, अभी स्कूल में ही हो या अभी कॉलेज के बिगनिंग में हो, हिंदी मीडियम से हो, तो बेटा आप सबसे पहले अपनी इंग्लिश ठीक करो और उसके लिए आप स्पोकन लोगे। देखो, उपरोक्त वाक्यों में इफ वाले भाग में, वही तो मैं कह रही हूं, एक पॉइंट रट कर रख लो अच्छे से। इफ वाले भाग में विल, शैल, वुड कभी नहीं आएगा। इफ वाले भाग में विल, शैल और वुड कभी नहीं आएगा। आया समझ में? क्लियर? साइकी क्या बेटा, ऑल इन वन का मतलब बेटा स्पोकन का अलग चलता है, कंपल्सरी इंग्लिश अलग है। यस देवरूपा, नोटबुक की मेरी मेरे नोट्स की ना, क्लास नोट्स की, यस अराउंड 1 ईयर तो हो गया, सही बात कह रही हो। अब इसका मतलब है कि हम इन शब्दों को याद कर ले, क्योंकि देखो मैंने वही आपको याद करवाया कि देखो प्रोवाइडेड के बाद विल नहीं दिखेगा, इफ के बाद वाले भाग में विल नहीं आ रहा है ना, अनलेस वाले भाग में विल नहीं आ रहा है, तो क्यों ना हम ऐसा सोच ले कि देखो इफ, एज सून एज, प्रोवाइडेड, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, इन केस, व्हेन, लेस्ट, ये ऐसे सारे वर्ड्स हैं जिनके भाग में आपको विल नहीं दिखना चाहिए। ये जहां पर कॉमा तक है वहां तक हमें शाल भी नहीं दिखना चाहिए, यानी ये आगे आए या पीछे आए, जो ये भाग होगा, जो ये क्लॉज होगा, उसमें हमें विल, शाल, वुड नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस में व्हेन के बाद विल, शाल का प्रयोग नहीं होगा, याद रखना। तो कहते हैं मैडम ऐसे तो कहते हैं व्हेन विल यू कम, अरे भाई मैं कंडीशनल सेंटेंस की बात कर रही हूं, है ना, क्वेश्चन थोड़ी पूछ रही हूं। आई विल मीट यू व्हेन यू विल कम, ये गलत है। इसका मतलब है व्हेन के साथ विल, शाल तब नहीं होगा जब वो कंडीशनल सेंटेंस है। लेकिन अगर वाक्य पुनः वर्तमान का हो
तो मेन क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हो सकता है अगर पूरा ही वर्तमान का है। जैसे अगर बारिश होती है तो स्कूल बंद रहते हैं। इफ इट रेन्स द स्कूल्स रिमेन क्लोज्ड। देखो ना, ये कोई मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रही। इसलिए कई लोग कहते नहीं मैम ये प्रेजेंट में, इसको फ्यूचर में करिए। अरे ये सेंटेंस फ्यूचर का है ही नहीं। मैं ये थोड़ी कह रही हूं कि अगर बारिश होगी तो स्कूल बंद रहेंगे। मैं एक जनरल बात करती हूं, मेरा स्कूल आज बंद है, क्यों? अगर बारिश होती है ना तो स्कूल बंद रहते हैं। समझ में आया? क्लियर? देखो, इसीलिए याद रखना हमारा जो मेन क्लॉज है वो फ्यूचर में भी हो सकता है, तो वो प्रेजेंट में भी हो सकता है। अगर हम देखो ना, यहां पे फिर से वापस चलो, अगर वाक्य पूरा वर्तमान का हो या यूनिवर्सल ट्रूथ का हो, अगर वाक्य पूरा वर्तमान का या यूनिवर्सल ट्रूथ का हो तो मेन क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हो सकता है। पहला तो ये कहा मैंने, दूसरा देखो, इफ यू हीट वाटर इट टर्न्स इनटू स्टीम। याद करो, मैंने आपको जीरो टाइप में यही लिखाया था। मैंने आपको लिखवाया था ना जीरो टाइप, ये जीरो टाइप वाला है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। देखो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? अब आओ नेक्स्ट देखो, अगर वाक्य संभावना का हो, अगर वाक्य में आप ऐसे नहीं कह रहे हो अगर मैं आऊंगी तो आपसे मिलूंगी, अगर मैं आऊंगी तो शायद आपसे मिलूंगी, यानी संभावना का हो तो विल के स्थान पर मे लगा दो, संभावना कम हो तो माइट भी लगा दो। जैसे इफ इट रेन्स, अगर बारिश होगी, द स्टूडेंट्स मे नॉट कम फॉर क्लास, तो शायद स्टूडेंट्स ना आए। इफ द फॉग डजंट क्लियर, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, अगर कोहरा साफ नहीं हुआ, द प्लेन में गेट लेट, तो शायद प्लेन यानी हमारी जो फ्लाइट है वो लेट हो जाए। देखो ध्यान से, बोलो समझ में आ रहा है? क्लियर? अगर वाक्य अनुमति देता हो तो विल के स्थान पर मे का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू फिनिश योर वर्क, अगर तुम अपना काम खत्म कर लोगे ना, यू मे गो होम, तो तुम घर जा सकते हो। याद रखना, परमिशन देने और परमिशन लेने दोनों के लिए मे आता है। मे आई कम इन सर, परमिशन मांगा, यस यू मे कम इन, परमिशन दिया, यू मे गो होम, परमिशन दिया, द फ्लाइट मे गेट लेट, संभावना भी बताता है मे, इसलिए मे का इस्तेमाल जहां हो सकता है हम लगा दिए विल की जगह पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वाक्य में सलाह या उपदेश हो तो सलाह के लिए आप शुड लगाते हो, और स्ट्रॉन्ग सलाह देना है तो मस्ट लगाएंगे। ठीक है? क्लियर? इफ यू वॉन्ट टू रिमेन हेल्दी, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो, यू शुड एक्सरसाइज डेली। देखो, सलाह दिया। इफ यू डू नॉट नो हिम यू मस्ट नॉट ओपन द डोर, इसका मतलब अगर तुम उसे नहीं जानते हो तो तुम्हें दरवाजा खोलना नहीं चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग सलाह। इसीलिए हमने विल की जगह पे शुड या मस्ट लगा दिया। यानी मेन क्लॉज में विल, मस्ट, शुड कुछ भी आ सकता है, लेकिन पास्ट मॉडल्स मत लगा देना, क्योंकि ये या तो प्रेजेंट का है या तो फ्यूचर की बात हो रही है। प्रेजेंट और फ्यूचर में हम कभी भी पास्ट मॉडल नहीं लगाएंगे, आप वुड मत लगा देना। ठीक है? क्लियर? देखो,
ये जो आपको मैं स्पोकन की बात कर रही थी, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो आपको 60 वीडियोस में बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश का किस तरह से बोलना है वो सिखा देगा, सारा बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म कर देगा। इफ यू हैव फिनिश्ड चलेगा देवरूपा, क्योंकि आपने क्या कहा, आपने कहा कि तुम खत्म कर चुके हो तो तुम घर जा सकते हो, और मैंने सेंटेंस दिया है खत्म कर लोगे तो घर जा सकते हो। ठीक है, इफ यू हैव फिनिश्ड भी बिल्कुल सही है। क्लियर बेटा? वो क्या क्लास, जैसे देखो मैं आपको बताती हूँ मैं क्यों ग्रामर पे जोर दे रही हूँ वॉल्यूम 1 में। असल में वॉल्यूम 1 में क्या हुआ है ना, कोर्स धड़ल्ले से बिक रहा है। बच्चे कह रहे हैं हमने तो सोचा था पूरा वीओडी है। बेटा मैं बार बार आपको कह रही हूँ इसमें पूरा वीओडी नहीं है, क्योंकि अभी मैं पढ़ा ही रही हूँ। ठीक है। एक दिन में मैं ग्रामर का बहुत बड़ा भाग खत्म कर देती हूँ, लेकिन जब वोकैब लेती हूँ ना तो आप लोग बहुत सिनोनिम बताते रहते हो, तो हम लोग हार्डली एक घंटे में 10 से 12 वोकैब कर पाते हैं। तो वोकैबलरी पोर्शन थोड़ा स्लो चलने लगता है, इसलिए मैं कह रही हूँ बीच बीच में वोकैब का क्लास ले लूंगी। वो तो आपके वोकैब के साथ एडेड रहेगा। ग्रामर का क्लास ज्यादा ले रही हूँ इसीलिए ताकि जल्दी से आगे बढ़े, वरना मैं तो आराम आराम से कर रही थी। बच्चे हड़बड़ा जाते हैं, सब्र नहीं ना बच्चों को। बच्चों को लगता है हमने तो पैसे दे दिए, हमें कहा गया था वीओडी है, पूरा वीओडी नहीं दिया मैम ने तो ठग दिया, है ना। तो बच्चों को असल में क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है, इतने प्लेटफॉर्म्स में इतनी ठगी हो चुकी है ना कि बच्चों को विश्वास नहीं बनता, इसलिए उनको लगता है मैम ने तो ठग दिया, है ना। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा पोर्शन खत्म कर दूं, क्योंकि बच्चे बहुत हड़बड़ी में होते हैं, जिंदगी में कभी भी इंग्लिश नहीं पढ़े होते हैं, लेकिन जब पढ़ना शुरू करते हैं ना तो इतने ताबड़तोड़ इतनी जल्दी में होते हैं, क्या बताऊं मैं। देखो, अगर वाक्य शिष्टाचार, शिष्टाचार का मतलब क्या हुआ, मैनर्स, संबंधित निवेदन का हो तो आप कुड भी लगा सकते हो और मे भी लगा सकते हो। मुशर्रफ एफ कैट के लिए बेस्ट बैच है बेटा, ये इसी को ले लेना। कुड और मे का जरूरत अनुसार प्रयोग करें। ठीक है। इफ यू मीट हिम, अगर तुम उससे मिलोगे, देखो इफ वाले भाग में विल तो आएगा नहीं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाया मैंने। कुड यू टेल हिम टू कॉल मी अप, क्या तुम बोल दोगे उसको कि मुझे फोन कर ले। इफ यू मीट हिम, है ना, इसका मतलब अगर तुम उससे मिलोगे तो क्या उसे आप बोल दोगे। देखो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं, एक औपचारिक तरीके से निवेदन कर रही हूं, तो मैं कुड लगा रही हूं। इफ यू कम टू दिल्ली वुड यू कम टू मीट मी, क्या तुम मुझसे मिलने आओगे। तो देखो एक पोलाइट वे में मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूं, औपचारिक निवेदन के लिए कुड, है ना, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, अब पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड लगाते हैं। इसीलिए अगर निवेदन करना है तो देखो निवेदन क्वेश्चन के रूप में कर रहे हो, है ना, तो आप यूज करो कुड और वुड। ठीक है बेटा, वो क्या आपका बुक एकदम अब बहुत तेजी से काम चल रहा है, अब थोड़ा दिन ही लगेगा। चलो, मेरे पास अगर कोचिंग ऑफलाइन आनी है बेटा तो आप केडी कैंपस में आ जाओ। होली के बाद 4 अप्रैल को फर्स्ट क्लास बैच शुरू हो रहा है, जो बेस्ट टीचर्स है उनका लेके मेरा स्पेशल बैच, जिसको फाउंडेशन बैच कहते हैं, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, वो होगा। आ जाओ। ऐसे प्रेसी के लिए बेटा आप ले लो वीओडी बैच डिस्क्रिप्टिव का। इफ क्लॉज अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, सॉरी इफ क्लॉज में हो सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्थान पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी हो सकता है। अरे कोई भी टेंस हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द टेंस ऑफ द सेंटेंस। जैसे इफ यू आर वेटिंग फॉर द बस यू शुड बेटर टेक अ टैक्सी, इसका मतलब आप बस का इंतजार कर रहे हो, बेहतर होगा आप टैक्सी ले लो। क्यों टैक्सी क्यों ले लूं, क्योंकि आज बस की हड़ताल है। समझ में आया। इसका मतलब है कि अगर आप को मैं ये सलाह दे रही हूं, क्या तुम आज बस का इंतजार कर रहे हो, भाई बस की हड़ताल है। इफ यू आर वेटिंग फॉर द बस यू शुड टेक अ टैक्सी। इफ यू आर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर यू शुड लेट अदर्स रीड इट। आप लेके बैठे हो न्यूज़पेपर, पढ़ तो रहे नहीं हो। इफ यू आर नॉट रीडिंग इट प्लीज गिव इट टू समवन एल्स। इसका मतलब है कि हम अगर चाहे
तो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन के द्वारा भी कंडीशनल सेंटेंस सही कर सकते हैं। अरे भाई, जब एग्जैक्ट ट्रांसलेशन से सेंटेंस सही हो ही जा रहा है तो आप पढ़ा क्यों रहे हो? ट्रांसलेशन ही हम जानते हैं, हम सीख लेंगे अपने आप। बेटा, ट्रांसलेशन करोगे तो एक जगह फंसोगे, वो है फ्यूचर कंडीशनल में। और फ्यूचर कंडीशनल कहता है कि अगर मैं आऊंगी, इफ आई विल कम, ना इफ आई कम होगा। इसीलिए दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए ये ले लो बिल्कुल। रोहिताश, क्लास नोट्स एकदम सफिशिएंट है। सरीम खान, जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे पास क्लास नोट्स के रिव्यूज दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ लेक्चरर्स का आया कि एक ही जगह पे जितना ग्रामर चाहिए था आपने दे दिया, इससे ज्यादा तो जरूरत ही नहीं है। लव फ्रॉम हिमाचल, थैंक यू सो मच कपिल। हिमाचल कभी कभी जाती हूँ यार, अच्छा लगता है वहां जाना, है ना, पहाड़ सब। और जानते हो मुझे हाइट से डर है, तो एक तो डर भी लगता रहता है और एक अच्छा भी लगता रहता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तब क्या होगा? अब सुनो, मैं कह रही हूं अगर आपने काम खत्म कर लिया है, बेटर टू टेक चलेगा वासु, आपने दूसरा स्ट्रक्चर लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने काम खत्म कर लिया है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो आप जा सकते हो। इफ यू हैव फिनिश्ड द वर्क, यानी इफ वाला भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी आ सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी आ सकता है, लेकिन इफ वाले भाग में विल, शाल, वुड बिल्कुल नहीं आ सकता, है ना। इफ यू हैव फिनिश्ड द वर्क यू मे लीव, इफ दे हैव बॉट टिकट्स, अगर उन लोगों ने टिकट खरीद लिया है तो वो जरूर आएंगे, दे विल श्योरली गो टू वॉच द मूवी कर दो, सी की जगह पे वॉच कर दो। क्योंकि कोई भी मूविंग चीज आप देखते हो ना बेटा, जैसे मूविंग पिक्चर्स यानी मोशन पिक्चर जिसको कहते हो, तो आप सी के जगह पे वॉच वर्ड का इस्तेमाल करते हो। ठीक है। पास्ट कंडीशनल का जो स्ट्रक्चर है, जिसको मैंने आपको कहा था टाइप 3, उसका स्ट्रक्चर क्या है? इफ वाले भाग में पास्ट इंडेफिनिट और दूसरा भाग वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, ये ध्यान रखना। और ये जो पास्ट कंडीशनल है वो प्रेजेंट इमेजिनेशन वाला है, प्रेजेंट इमेजिनेशन वाला। अभी मैं आऊंगी प्रेजेंट इमेजिनेशन का क्या ही है, ठीक है। ये टाइप 2 में आता है, ये ध्यान रखना। देखो, इफ आई हैड मनी आई वुड लेंड इट टू यू। अरे बार बार तुम उधार मांग रहे हो मुझसे, बार बार पैसे मांग रहे हो, मेरे पास पैसे नहीं है, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें दे देती। प्रेजेंट इमेजिनेशन है, मेरे पास अभी की बात कर रही हूं, मैं अभी की बात कर रही हूं। अगर मेरे पास पैसे होते, देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यही तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो मैं तुम्हें दे देती। आई वुड लेंड, लेंड मतलब उधार देना, वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। देखो वॉल्यूम 1 के बाद प्रियंका क्लास नोट्स भी देख लेना। रजत, किस एग्जाम के लिए हो? कहोगे मैम मैं जनरल ऐसे स्पोकन सीखना चाहता हूँ, स्पोकन ले लो। एकदम अभी शुरू कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं आता, एकदम ही बकवास हूँ। वॉल्यूम 1 ले लो, थोड़ा सा बेहतर की नहीं, मैं एक ही बार पढ़ना चाहता हूँ और पढ़ के पूरा अच्छे से खत्म कर लूंगा, तो आप क्या ले लो, क्लास जो स्पेशल बैच है वो ले लो। ऋषिका, बेटा आप लोग को बहुत सारे डाउट्स हैं, आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर देना, आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। ये पास्ट कंडीशनल सेंटेंस किस लिए इस्तेमाल होता है? इफ क्लॉज अगर पास्ट टेंस में है यानी पास्ट टेंस में है, तो
कितने तरीके से आएगा ये देखो। सबसे पहला तरीका है पास्ट कंडीशनल में कि इफ क्लॉज पास्ट टेंस में है। आप देखो जरा, ये मेरा क्लास नोट्स है, जो तुम लोग परेशान हो रहे हो ये है क्लास नोट्स, देख लो। देखो, अगर वाक्य एकदम इम्पॉसिबल, इम्प्रोबेबिलिटी, जो संभावना हो भी नहीं सकती, यानी पॉसिबल ही नहीं है, उसको व्यक्त करता है, तो यानी इफ क्लॉज में जिस कार्य का उल्लेख वह नहीं हुआ, ठीक है, ऐसे समय में आप क्या करोगे कि इफ आई हैड मनी का मतलब है कि पैसे नहीं है, सॉरी पैसे नहीं थे, कहां लगा रहा है, पैसे नहीं है, ठीक है। ऐसे वाक्य आप ऐसे लिखो, ये आप शायद कंफ्यूज करोगे। प्रेजेंट इमेजिनेशन व्यक्त करते हैं, यानी जिस इफ क्लॉज में जिस कार्य का उल्लेख है वह नहीं है, वह अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। यानी उपरोक्त वाक्य में मैं क्या कह रही हूं, अगर मेरे पास पैसे होते तो, इफ आई हैड मनी, ये स्पष्ट है कि मेरे पास पैसे नहीं है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल लिखो, मोर एग्जाम्पल्स लिख दो, मोर एग्जाम्पल्स, more examples. If I were a bird, I would fly. देखो, अगर मैं पंछी होता तो आकाश में उड़ता, ठीक है। सेकेंड, इफ आई छोड़ो, एक और दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं। इफ ही वर रिच, he would donate money. अगर वो पैसे वाला होता तो दान करता, क्योंकि उसका दिल बड़ा है, ठीक है। अब देखो ध्यान में, इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर, यहां पर याद रखना कि हम प्रेजेंट इमेजिनेशन वाले वाक्य में, आगे इसका दिया हुआ अलग से, प्रेजेंट इमेजिनेशन वाले वाक्य में सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ड लगाते हैं। ये यहां पे लिख देना, प्रेजेंट इमेजिनरी पोस्ट, यानी पोजीशन है बेटा, इमेजिनरी पोजीशन के लिए सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग करें। वर्ड लगाएं, ठीक है। ये देखो, जितने सब्जेक्ट्स हैं सभी के साथ वर्ब का प्रयोग होगा प्रेजेंट इमेजिनरी पोस्ट के लिए, और इसको मैंने एक और जगह पे डील किया है, वो हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट आओ, इफ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में हो तो जनरल स्ट्रक्चर होगा, इफ वाले भाग में पास्ट परफेक्ट होगा और सेकंड भाग में वुड हैव प्लस V3 आएगा, ठीक है। वुड हैव प्लस V3 आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्लियर। V3 ऐसे लिखना, जैसे
इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। अगर आपने कहा मैम रात में मैं बस स्टैंड पे खड़ा रह गया, आपकी गाड़ी निकली, आपने रोका नहीं, आपने गाड़ी रोकी नहीं, तो मैं कहूंगी यार मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। अगर मैंने तुम्हें देखा होता तो मैं अपनी गाड़ी रोक देती। इसका मतलब क्या है? पास्ट का है एक्शन जो पास्ट में नहीं हुआ। देखो, इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। देखो, क्लियर? अब नेक्स्ट, ऐसे वाक्य में इफ क्लॉज में जिस कार्य का उल्लेख होता है उसका कार्य का ना होना दर्शाया गया है। मतलब वो कार्य नहीं हुआ, मैंने आपको देखा ही नहीं। इफ आई हैड सीन यू, अगर मैंने तुम्हें देखा होता, इसका मतलब मैंने नहीं देखा तुम्हें, है ना? ऐसे वाक्य में इफ को हैड से भी रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है, हैड से भी रिप्लेस किया जा सकता है। तब हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो मैं बता दूं, जनरल स्ट्रक्चर होगा। अगर इफ हटा दोगे तो याद रखना, इफ आई हैड सीन यू, अगर आप इफ हटा दोगे तो ये जो हैड है ना वो उठ के आगे चला जाएगा, हैड उठ के आगे चला जाएगा। ऐसे वाक्य में इफ क्लॉज में जिस कार्य का उल्लेख होता है उस कार्य का ना होना दर्शाया जाता है। यानी इफ आई हैड सीन यू से तात्पर्य है आई हैड नॉट सीन यू, वही तो मैंने कहा है ना। ऐसे वाक्यों में इफ को हैड से रिप्लेस किया जा सकता है। तब क्या स्ट्रक्चर होगा? पिछले वाला रिपीट हो गया इस पेज में। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सेकेंड भाग सब्जेक्ट वुड हैव प्लस V3। ठीक है, यानी इफ आई हैड सीन यू को हैड आई सीन यू में भी हम लिख सकते। देखो ध्यान से, अब आप कहोगे मैम हैड आई सीन यू अगर लिख दोगे तो वाक्य का तो कुछ और मीनिंग हो जाएगा। नहीं बेटा, वाक्य का कोई मीनिंग चेंज नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली वापस चलो, यहां पर भी आप वही काम कर सकते हो। इफ आई वर अ बर्ड, अगर कहोगे मैम मैं इफ हटाना चाहूं तो चलेगा, वर आई अ बर्ड हो जाएगा। कहोगे मैम अब वर्ब उठा के आगे ला रहे हो, तो टेंस में तो पढ़े हैं वर्ब उठा के आगे लगाते हैं तो क्वेश्चन बन जाता है। बेटा इस तरह का इन्वर्जन दुनिया भर का पढ़ोगे जहां पे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब उठ के आगे आ गया तब भी वो क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर भी अगर कहोगे सिर्फ दो जगह पे, एक तो ये वर्ब वाले केस में और एक पास्ट परफेक्ट वाले केस में, सिर्फ ये दो जगह है जहां पे हम अगर इफ हटा दे तो वर्ब उठ के आगे चला जाएगा। देखो जो मैंने आपको कहा, आप यहां पे लिख सकते हो इसी प्रकार प्रेजेंट इमेजिनरी वाक्यों में भी प्रेजेंट इमेजिनरी वाक्यों में भी इफ हटाने पर वर्ब सब्जेक्ट के पहले चला जाता है। जैसे एग्जाम्पल, वर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई, ये बिल्कुल सही है। ध्यान रखना ऐसे केसेस में अगर इफ हटा रहे हो और हैड आगे चल गया या वर आगे चल गया तो कहोगे मैम ये तो क्वेश्चन बन गया। कुछ नहीं है, वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसा करने पर वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता।
याद रखना। स्पेलिंग्स, आई होप मेरे सारे हिंदी के स्पेलिंग सही है। वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? अब सुनो, मैं आज क्लास यहीं पर खत्म कर रही हूं। बेटा अगर आप वोकैबुलरी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, आप वोकैबुलरी का एक वीओडी बैच है वो ले लो। वॉल्यूम 1 के जितने वोकैबुलरीज होंगे वो सब इसमें लोड होते जा रहे हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब लोड होते जाएंगे। ठीक है, ग्रामर बहुत मजबूत करना है तो वॉल्यूम 1 के बाद आप इंग्लिश मेरा क्लास नोट्स ले लो। बेस्ट बुक है ये ग्रामर का अभी तक। वॉल्यूम 1 के बाद स्पोकन लेना है तो आप ये बैच ले लो। ये बिल्कुल स्पोकन के लिए ही कस्टमाइज्ड करके मैंने बैच बनाया है। और अभी कहोगे नहीं मुझे तो लाइव क्लास लेनी है, तो लाइव क्लास बेटा 21 तारीख को शुरू हो रहा है शाम को 7 बजे। ठीक है, टारगेट 250 बैच है जो इस साल एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए। ये आपका वीओडी बैच है, बैच नंबर 11 इसमें है। स्पोकन पढ़ना है तो स्पोकन की किताब लो। इंग्लिश का सब कुछ मेरे पास है, आपको जो भी चीज चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप कॉम्बो बैच लोगे तो उसमें जीएस फ्री हो जाएगा, है ना? देखो कॉम्बो बैच में जीएस फ्री हो जाता है हमारा। और स्पेशल बैच में के ऊपर तो कुछ भी नहीं है, इसमें 75 टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे डिफरेंट एग्जाम्स के। जितने भी तरह के ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स है वो सारे इसमें कवर्ड है। और अभी जो मैं आपको पढ़ा रही हूं, अगर वो लेना है तब आप ये रामवान बैच लेना। ठीक है, तब आप ये बैच लेना। आज इतना ही रहने दो, मैं मोस्ट प्रोबेबली कल शाम को आऊंगी आपके रात को 10 बजे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।